फर्ज कीजिए मेरे पास ये एक क्लिफ है। क्लिफ का मतलब साहिल वाली चट्टान होती है और इसकी ऊंचाई जो है 50 मीटर है, अच्छी खासी ऊंची क्लिफ है। और इस क्लिफ पे एक कार है और शायद कोई साहब खुदकुशी करना चाहते हैं इस क्लिफ से अपनी गाड़ी में कूद कर, या कुछ और उनके साथ मामला। ये कार है, बड़ी खूबसूरत सी कार है और ये कार जो है सीधे हाथ की तरफ 5 मीटर पर सेकंड फी सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रही है। अब मैं ये इस कार का रास्ता जानना चाहता हूं कि जब ये क्लिफ से नीचे गिरेगी तो इसका क्या होगा, ये किस तरह से हरकत करेगी, इसका पाथ, इसका रास्ता क्या होगा। इस मकसद के लिए मैं यहां पर अपने जो कन्वेंशनल एक्स और वाई एक्सिस हैं वो बनाता हूं। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और मैं ये कहता हूं कि ये जो एक्स एक्सिस दरअसल ये ग्राउंड है, तो ये वाई एक्सिस और ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट है ये है, इसमें y की वैल्यू 50 है। y की वैल्यू मैंने कहा कि ये 50 यानी कि 50 मीटर के बराबर है, ये क्लिफ की ऊंचाई है। और ये जो पॉइंट है जब बिल्कुल क्लिफ का कोना है, मैं कहता हूं कि यहां पर x जो है वो 10 के बराबर है, 10 है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये 1050 होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। अब गाड़ी जो है वो हरकत कर रही है, लेकिन अभी मैं कहता हूं कि t इज इक्वल टू 0, यानी कि जिस वक्त बिल्कुल ये कोने पे पहुंची उस वक्त मैं कहता हूं कि t इज इक्वल टू 0, यानी कि टाइम जो है वो 0 है। अभी मैंने टाइम काउंट करना शुरू नहीं किया है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगी तो फिर क्या होगा। अगरचे ये फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, इसका ताल्लुक पैरामीट्रिक इक्वेशन से, लेकिन इसे समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन और काइनेमेटिक्स वाली जो वीडियोस हैं फिजिक्स की प्लेलिस्ट में वो आप देख लीजिएगा, वो आपको बहुत काम आएंगी। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि मैं अब अगर मैं इसके पाथ को, इसके रास्ते को एक टाइम के फंक्शन के तौर पर शो करना चाहूं तो क्या होगा। अगर मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट को कहूं कि ये फंक्शन ऑफ टाइम है और हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि हम किसी ऐसे सैयारे पर हैं जहां पर हवा नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसको एक्स डायरेक्शन में हरकत करने से रोक सके या डिसेलरेट कर रही हो, बिल्कुल सपाट, किसी किस्म की कोई वो रुकावट ना हो। जैसे कि न्यूटन का पहला कानून हरकत कहता है कि अगर कोई चीज हरकत में तो वो हमेशा हरकत में रहेगी जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स, कोई मजमूई कुव्वत अमल ना करे। तो अगर इसकी रफ्तार 5 मीटर फी सेकंड है तो ये हमेशा 5 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से हरकत करेगी, यानी कि 5t सेकंड्स के बाद ये 5t फासला तय कर चुकी होगी। लेकिन ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पर कि t 0 था, ये 10 था, तो लिहाजा हर पोजीशन में इसके 10 हमें ऐड करना होगा। ये इसकी एक इक्वेशन आ गई जो इसके x कोऑर्डिनेट्स को जाहिर करती है। अगर आप गौर करें तो 5 जब t 0 होगा तो सिर्फ ये 10 रह जाएगा, t सिर्फ 0 हो जाएगा, 5 0, और ये x 0 जो है वो हमारे पास 10 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं, ये पहली पैरामीट्रिक इक्वेशन है, और याद रखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन क्यों है कि इसमें t जो है वो दरअसल पैरामीटर का से ताल्लुक रखता है, और यही वजह मैंने कहा कि ये फिजिक्स की वीडियो नहीं है बल्कि ये पैरामीटर के बारे में। तो ये t जो है, मैं वाज़ेह कर दूं, ये t जो है मेरे पास ये पैरामीटर है इस इक्वेशन का, क्योंकि x जो है वो डिपेंड कर रहा है t पर। तो ये रेडियस भी हो सकता था, ये कुछ और भी कोई एंगल हो सकता था, ये कुछ भी हो सकता था, लेकिन बहरहाल ये t जो है यहां पर पैरामीटर है और ये पैरामीटर मेरा टाइम का है। इसी तरीके से y ऑफ t यानी कि y एज फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। अब हम देखें तो इसकी हाइट जो है 50 है, तो इनिशियल हाइट तो इसकी 50 होगी, और जैसे ये कार आगे बढ़ेगी क्लिफ से तो ये नीचे गिरना शुरू कर देगी, नीचे गिरना शुरू कर देगी। इस वक्त इस कंडीशन में इसके y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस हैं वो बराबर हैं और ये हॉरिजॉन्टली बैलेंस्ड है, क्लिफ के ऊपर है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगी तो नीचे से क्लिफ की सपोर्ट खत्म हो जाएगी, और क्लिफ की सपोर्ट खत्म होते के साथ ही क्या होगा, मैं अगर इब्तिदा की बात करूं तो इब्तिदा में तो ये t तो 0 होगा, तो ये कुछ नहीं आएगा, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ेगी तो ये t²/2 के हिसाब से डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगी। और याद रखिए कन्वेंशन के हिसाब से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं कि डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। साथ ही साथ एक बात याद रखिए कि हम जब फिजिक्स में होते हैं, ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की फोर्स के साथ, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ
किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है डाउनवर्ड 9 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मसला इस वक्त फिजिक्स नहीं है बल्कि हम पैरामीट्रिक इक्वेशन पे बात कर रहे हैं। तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो गया और डाउनवर्ड को हम कहते हैं कि ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है, लिहाजा मैं इसको कहूँ -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 50 तो इनिशियल पोजीशन आ गई, यहां पर मैं करूंगा इसको -10 t²/2। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन वाली वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं फिजिक्स समझाने नहीं जा रहा, यहां पर मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात करने जा रहा हूं। तो अब yt यानी कि y एज अ फंक्शन ऑफ t हमारे पास आ गया है। ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। इनकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि जैसे जैसे कार यानी t बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कार की पोजीशन क्या होगी। तो इसके लिए मैं अपना मशहूर जमाना टेबल बनाऊंगा फंक्शन को ग्राफ करने के लिए। यहां मेरे पास t जो कि हमारा पैरामीटर है यहां पर, साथ ही साथ x और y। ये मेरे पास, अब मैं आर्बिट्ररी पॉइंट लेता हूं 0 1 2 3, यानी कि t अगर 0 है तो x क्या होगा और y क्या होगा। तो x की वैल्यू t 0 पे 5 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 10, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 10 होगी। अब t 1 होगा तो ये 5 दूनी 10 और 10, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 15। और जब 2 सेकंड हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं एक पैटर्न बन रहा है, 10 से 15 फिर 20 और फिर आखिर में जो आखिरी टर्म हमारे पास है 5 या 15 15 और 10 25, यानी कि 25 मीटर्स। आप चाहें इसको चेक कर सकते हैं और आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा 10 15 20 25 का। बिल्कुल इसी तरीके से y का मामला अलबत्ता थोड़ा सा टेढ़ा है, ये 10/2 ये 5 हो जाएगा, थोड़ा सा सहूलत हो जाएगी। तो जब y 0 होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये सॉरी t 0 होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये 0 हो जाएगी और यहां पर हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू 50 बचेगी। जब हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 50 में से 5 निकालेंगे तो 45 बचेगा हमारे पास। जब ये 2 होगा तो t का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर जो है 4 होगा, 5 चौक 20, 50 में से 20 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, हमारे पास आएगा 30, यानी कि ये आएगा 30। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 पंजे 45, 50 में से 45 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा टोटल 5। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, आपको मुख्तलिफ लग रहा है क्योंकि यहां पर स्क्वायर की वैल्यूज इन्वॉल्व हैं। अब अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूंगा तो ये मेरा x इज इक्वल टू 10 है, ये मैं इसको 5 के वक्फों से बना 10 15 20 और ये 25, ये मेरे x कोऑर्डिनेट्स हो गए और x वैल्यूज हो गए। और इसी तरीके से y के लिए मैं 10 10 20 30 40 और ये सबसे ऊपर वाला 50। तो जब t 0 होगा तो ये कार यहां पर होगी, यानी कि x 10 होगा और y 50 होगा। 2 पर 1 पर क्या होगी, ये t इज इक्वल टू 1 पर ये इसकी जो x वैल्यू होगी 15 होगी और y वैल्यू 45। जब टाइम 2 के बराबर होगा तो ये 20 30 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि ये x 20 और y जो है वो 30 होगा। इसी तरीके से आखिरी पॉइंट जो इस वक्त मेरा इस टेबल में मौजूद है, इसके मुताबिक ये इसकी जो t इज इक्वल टू 3 पे ये इसका x कोऑर्डिनेट 25 हो चुका होगा और y जो है वो 5 पर आ चुका होगा। यानी कि अगर आप गौर कीजिए y को, अगर मैं ये y को पूरे के पूरे को 0 कर दूं तो मुझे t की वैल्यू मालूम हो जाएगी जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 मेरा ख्याल है होगी, यानी कि 3 सेकंड से कुछ ज्यादा वक्त लेगी ये कार जमीन से टकराने में इस तरह से गिरते हुए। तो ये जो इसका जो पाथ बनेगा ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ रुख किया हुआ, यानी नीचे की तरफ खुलता हुआ एक पैराबोला का एक पार्ट बनेगा और ये कर्व जो है आप देख सकते हैं, ये कुछ पैराबोलिक स्टाइल का कर्व आपको महसूस हो रहा होगा। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि ये हमारे पास एक पैरामेट्रिक इक्वेशन मौजूद है, ये हमारे पास आ गई है और इसमें हमने कार की डायरेक्शन को इस्तेमाल किया और ये ग्राफ हमने बड़ी आसानी से बना लिया और जिसमें हमने टी की मुख्तलिफ वैल्यू रखी और साथ ही साथ क्या हुआ, हमें डायरेक्शन पता चल गई। जो दिलचस्प बात है वो ये कि हमें डायरेक्शन पता चल गई कि जैसे जैसे टी बढ़ेगा
वैसे वैसे इसकी जो पोजीशन है कार की, उसमें क्या तब्दीली आएगी, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी। हम आप ये भी बता सकते हैं एक 1.25 सेकंड्स के बाद कार कहां पर होगी, इस ग्राफ पर आप प्लॉट कर सकते हैं। और इसी तरीके से मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के हिसाब से आपको इस प्लॉट पर, या यूं कह के इस ग्राफ पर आपको मिल जाएंगी। आपको वाई डिस्टेंस और एक्स डिस्टेंस का भी पता चल जाएगा इस पैरामीट्रिक इक्वेशन की बदौलत। अगरचे ये फिजिक्स का प्रॉब्लम था, लेकिन इसका बुनियादी मकसद आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में समझाना था, पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में समझाना था, और यह बताना था कि दुनिया में इस तरह की इक्वेशंस मौजूद होती हैं। ये एक्स टी और ये वाई टी, ये दोनों की दोनों दरअसल पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। और आप देख सकते हैं कि पहले अभी तक हमने जो बात की है, हमने एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई और वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स हमने डील किया था, लेकिन ये पहला मौका है कि जब एक्स और वाई दोनों को अलग अलग एज अ फंक्शन ऑफ टी ले रहे हैं, यानी कि टी जो है पैरामीटर के तौर पर काम कर रहा है। आप एक्स वाई जी भी आगे ले सकते हैं। जब हम आगे जो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स या और बहुत सारी साइंसेस के प्रॉब्लम्स करते हैं, तो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि हमें एक जो पैरामीटर जो होता है वो कई वेरिएबल्स पर असरअंदाज हो रहा होता है। जैसे कि यहां पर टी एक वेरिएबल था, और इसकी मदद से आप देख सकते हैं हमने डायरेक्शन का भी पता चला लिया, हमने इस कर्व के पूरा पाथ का हमें पता चल गया, और हमें वक्त के साथ साथ इस पाथ पे होने वाले कर्व में तब्दीली भी पता